अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली कुरैशी है और वेलकम करता हूँ आपको अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च पेपर और टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एक रिसर्च पेपर के टॉपिक को कैसे हम चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट उसके पैरामीटर्स क्या हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास आती है कि डीएफटी में रिसर्च ही क्यों की जाए। तो देखें, सबसे पहली जो चीज़ है कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनके एप्लीकेशंस जो हैं, उसके लिए हम डीएफटी में रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास न्यू टाइप के सोलर सेल्स हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हों, जिनकी कैपेसिटी जो है वो अच्छी हो। ऐसी बैटरीज़ हैं, फोटो कैटलिस्ट या कोई भी कैटलिस्ट हैं जो मटेरियल्स के हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। इन सब की जो है स्टडी वो हम डीएफटी के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके मैकेनिज़म्स हैं, इनकी स्टडी भी हम डीएफटी के थ्रू कर सकते हैं। और हम जो लार्ज सिस्टम्स हैं जिनमें बहुत सारे एटम्स हों, उनको कंप्यूटर की मदद से स्टडी कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं डीएफटी की मदद से। इसलिए हम डीएफटी में रिसर्च करना प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब बारी आती है जब आपने डीएफटी में रिसर्च करनी है तो आपके पास ये कुछ मटेरियल टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके पास ज़ीरो डायमेंशन आता है। इसमें आपके पास क्वांटम डॉट्स, इसकी रिसर्च आती है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डीएफटी के थ्रू इसकी भी स्टडी हो जाती है। फिर वन डायमेंशनल आती है, यानी कि एक डायमेंशन में जो चीज़ एक्सपेंड हो सके, ऐसा मटेरियल। इसको अमूमन नैनो वायर्स कहते हैं। ठीक है, नैनो वायर्स इस कैटेगरी में लाई करती हैं। फिर हमारे पास टू डायमेंशनल यानी मोनो लेयर्स आती हैं। इस पे रिसर्च जो है बहुत ही फास्टली हो रही है। फिर हमारे पास बल्क्स आते हैं, यानी कि थ्री डायमेंशनली जो एक्सपेंड हो सकें। तो मेजरली जो डीएफटी के अंदर रिसर्च है वो मोनो लेयर्स की है। अब ऐसा नहीं है कि बाकियों की नहीं है, बाकी भी हैं बिल्कुल, मगर इसमें काम ज़्यादा हो रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चूज़ कर लिया टू डायमेंशनल मटेरियल। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि एप्लीकेशन की बेस पे हम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बेस पे टॉपिक सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है और उसके अगेंस्ट आपने मटेरियल फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डीएफटी के अंदर सोलर सेल, फोटो कैटलिस्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैटरीज, थर्मोडायनेमिक्स, टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स, ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैस सेंसर, इन सब सारी प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट आप मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो मटेरियल नया भी हो सकता है या पुराना मटेरियल हो, मगर उसकी वो वाली साइड जो है यानी कि डिस्कवर ना हुई हो। इसकी मिसाल ऐसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेपर छपता है, उसमें आपके पास उसकी स्टडी की गई है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो आप उसी मटेरियल को आप देख सकते हैं सोलर सेल के लिए भी, फोटो कैटलिस्ट के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अगर हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो लिथियम आयन के लिए या हाइड्रोजन बैटरी के लिए सूटेबल है या नहीं है। उसकी अगर थर्मोडायनेमिक्स हैं कोई प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो आप वो निकाल सकते हैं और अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं ऑलरेडी जो कंपाउंड डिस्कवर हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट की कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फ़ोटो कैटलिस्ट है, मैं
एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर करना चाहता हूँ या स्टडी करना चाहता हूँ जो अच्छा फ़ोटो कैटलिस्ट हो, तो आपने फ़ोटो कैटलिस्ट की जो गुड फ़ोटो कैटलिस्ट होगा उसकी आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि क्या होती हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट मटेरियल्स को स्टडी करना है, ठीक है, इसके और देखना है कि कौन सा मटेरियल फ़ोटो कैटलिस्ट पे अच्छा बैठता है। फिर आपने एक पेपर लिखना है जिसमें आपने कंपैरिजन कर देना है, ठीक है। कोशिश करें कि मटेरियल ऐसा हो जिस पे जो है काम ज़्यादा ना हुआ हो, या जिस पैरामीटर पे आप काम कर रहे हैं वो पब्लिश्ड ना हो। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर सिलेक्शन आती है। सॉफ्टवेयर में एक तो आपको विस्टा चाहिए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है, ये विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, इसको हम अपनी कई वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं। फिर हमारे पास कैलकुलेशन के ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। विस्टा में कैलकुलेशंस नहीं होती। आपके पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो वास्प का है। अगर आपके पास वास्प अवेलेबल हो तो अपनी कैलकुलेशन वास्प के थ्रू करें। वास्प बेसिकली कमांड लाइन पे चलता है। कमांड लाइन का मतलब ये है कि काली स्क्रीन होगी, आप लिख के उसको कमांड देंगे, ठीक है। कोई भी 3D मॉडल वहाँ पर नहीं होगा, ग्राफिक्स नहीं होते, गो के उसकी कुछ एक्सटेंशंस आती हैं, मगर वास्प बेसिकली कमांड लाइन पे चलता है। आप इसके जो रिज़ल्ट हैं वो विस्टा के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा ऑप्शन क्वांटम एटीके का भी है, मगर ये भी अगेन एक्सपेंसिव ऑप्शन है, वास्प की टक्कर का सॉफ्टवेयर है, और इसमें आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आप मॉडल कर सकते हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, जैसे बैटरी है तो आप एनोड कैथोड बना के मॉडल कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है क्वांटम एस्प्रेसो, ये फ्री है मगर ये लाइनक्स बेस्ड है, तो आपको विंडोज़ से शिफ्ट होना पड़ेगा लाइनक्स में। बाकी ये है कि ये भी कमांड लाइन है, मगर इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक GUI आता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है, जिसके थ्रू आप इसको विंडोज़ में भी चला सकते हैं, मगर ये बहुत ही स्लो है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करके देख सकते हैं, इजी मतलब इसका इंटरफेस है। फिर आपके पास कहीं पर विंडो के भी अवेलेबल है, और जो हमारी मतलब मेन चैनल का फोकस रहता है वो है कैस्टेप और मटेरियल स्टूडियो। कैस्टेप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैस्टेप ओपन सोर्स है, फ्री है, और ये भी कमांड लाइन है, मगर जब आप मटेरियल स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैस्टेप जो है वो ग्राफिक्स की मदद से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आपको कमांड लाइन आती है तो आप डायरेक्टली कैस्टेप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मटेरियल स्टूडियो डाउनलोड करें और मटेरियल स्टूडियो के थ्रू आप अपनी कैलकुलेशंस करें। यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास बारी आती है कि जो कैलकुलेशन मटेरियल स्टूडियो के थ्रू हो सकती हैं वो कौन सी हैं। तो देखें, आपके पास ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन है सबसे पहले, कि आपके पास जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो ठीक भी है या नहीं है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी में बैंड स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। बैंड स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर ये बना हुआ है, ये बेसिकली पी बैंड है, मगर बैंड स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। उसके बाद आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और पी डॉस आ जाते हैं, जो कि पी डॉस ये बना हुआ है। ये आपको बताते हैं कि आपका जो मटेरियल है उसमें कंट्रीब्यूशन कैसी है, किस किस एलिमेंट की है, और कैसे जो है वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास डायनामिकल स्टेबिलिटी आती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको बताती है कि आपका मटेरियल जो है वो डायनामिकली स्टेबल है और क्या वो लैब में अचीवेबल है या नहीं है। और ये मॉलिक्यूलर डायनामिक्स हैं। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में बेसिकली आप उसे, ये जैसे यहाँ पर किया गया, डिफरेंट आप टेम्परेचर पे अपने मटेरियल को चेक करते हैं कि उसमें डिस्टॉर्शन तो नहीं आई, वो स्टेबल है या नहीं है। ये आप देख रहे होते हैं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में, और ये भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं मटेरियल स्टूडियो की मदद से।
उसके बाद ELF या इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन फंक्शन है, ये आपको बताता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस किस लोकेशन पे पड़े हुए हैं, आपकी बॉन्ड की जो नेचर है वो क्या है जो मुख्तलिफ एटम्स के इर्द गिर्द है। उसके बाद आपके पास आता है चार्ज एनालिसिस। चार्ज एनालिसिस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कितना चार्ज कौन सा एटम किसको दे रहा है और कितना चार्ज कोई ले रहा है। इसकी मदद से आप जब डिफरेंट एप्लीकेशन स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको मदद मिलती है कि आपका जो मटेरियल है वो किस कैटेगरी में सूटेबल है या नहीं है। उसके बाद आपके अब इसकी एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है जिसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव आयन आसानी से ले सकता है, तो वो अच्छा होगा लिथियम आयन के लिए, तो बैटरी स्टोरेज में एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इसी तरह से आप डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनके हिसाब से इन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। फिर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, आप अपने मटेरियल को स्ट्रेस स्ट्रेन दे के उसका यंग मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि ये कितना इसका थ्रेशोल्ड लेवल है, मतलब कितनी अगर ज़्यादा फोर्स लगाई जाए तो ये डिस्टॉर्शन इसमें आ जाएगी, ठीक है, कितनी ये फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी हम चेक करते हैं कि मटेरियल जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्टेबल काम करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कोई मटेरियल जो है वो किस रेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद और भी इसके अच्छे खासे पैरामीटर हैं जो कि आप मटेरियल स्टूडियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप स्पिन के थ्रू जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर एलिमेंट का क्या है। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप मटेरियल स्टूडियो की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी हैं जिनको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, बाकी पे भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई वीडियो आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम है कि आपने एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल सेलेक्ट करना है। तो सबसे बेसिक जो है LDA है, फिर GGA है, फिर HSC06 है, फिर MGGA है। तो अच्छा ये है कि आप GGA के थ्रू अपनी कैलकुलेशन करें, या आप ये कर सकते हैं कि जो बैंड स्ट्रक्चर है ना वो इन दोनों से कैलकुलेट कर लें। ये टाइम ज़्यादा लेता है तो मगर उससे ये होगा ये कि आपके पास रिज़ल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, आप उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेपर में। उसके बाद आते हैं मेन जो कि हमारा टॉपिक है कि टॉपिक सिलेक्शन करनी कैसे है। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि आपने अपडेट रहना है अपने जो रिसर्च ट्रेंड्स हैं ना वो आपने चेक करते रहना है कि कौन सी रिसर्च हो रही है, कौन सा लेटेस्ट पेपर पब्लिश्ड है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट पेपर आ रहा है आप उसे स्टडी करें। उसमें अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक बंदे ने एक पेपर लिखा है तो उसने उसके सारे पैरामीटर कवर कर लिए हों पेपर में। तो अब क्योंकि वो मटेरियल अमूमन नया होता है तो आप उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ फाइंड करके उसे पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आपने फोकस करना है, अगर आप करंट ट्रेंड्स को नहीं देख रहे तो आप प्रॉपर्टी किसी एक को फिक्स कर लें कि आप उसको ही देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो इलेक्ट्रॉनिकल प्रॉपर्टीज़ में आप कंपैरिजन कर सकते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, और या जो भी आपकी एप्लीकेशन आपने फ़िक्स की हो उसके तहत आप फिक्स कर सकते हैं कि मुझे ऐसा ही मटेरियल चाहिए जिसकी ये प्रॉपर्टी अच्छी हो। उसके बाद आप न्यू कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो इससे पहले पब्लिश ना हो, कई ऐसे कंपाउंड्स हैं बेशुमार हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं हैं, तो आप उनको बना सकते हैं DFT के मदद से, विस्टा की मदद से। तो उन मटेरियल्स को आप पब्लिश कर सकते हैं। फिर मटेरियल जो होता है, एक कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट
स्ट्रक्चर बना सकते, क्योंकि डीएफटी तो बेसिकली प्रेडिक्शन है ना। तो एक ही जो कंपाउंड होता है वो एक से ज़्यादा अरेंजमेंट में होता है। जैसे डिफरेंट कंपाउंड हैं, अब ये जो है ये एच फेज़ में भी होता है, एच प्राइम में होता है, टी में होता है। तो इसके डिफरेंट MO Si2N4 ग़ालिबन शायद इसमें कोई गड़बड़ हो, मेरे ख्याल से मैंने फार्मूला ठीक लिखा है, MOSI2N4। ये मतलब डिफरेंट फेजेस में होता है। इसी तरह आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, अगर वो पॉसिबल है उसका एक डिफरेंट फेज़ आप चेक कर सकते हैं, वो भी आप पब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए भी आप सारी प्रॉपर्टी फाइंड करके उसे पब्लिश कर सकते हैं। फिर है मॉडिफिकेशन, आप मॉडिफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को, जो कि अक्सर किया जाता है। एक चीज़ पब्लिश हुई, जैसे MOSI2N4 है, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप N की जगह आपने बना दिया MOSI2P4 बना दिया, तो एक एटम चेंज करने से कंपाउंड चेंज हो गया, आपने उठा के पब्लिश कर दिया। उसके बाद आजकल जो नया फैशन है वो है हेटेरोस्ट्रक्चर्स का। हेटेरोस्ट्रक्चर में बेसिकली आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन आ जाती है। आपने MOS2 को उठा के आपने लगा दिया MOSI2N4 पे, तो कोई ना कोई नया कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो हेटेरोस्ट्रक्चर्स बना के भी अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। फिर एक चीज़ आती है मल्टीपल लेयर्स। अब फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड का आपने, इसे बैंड स्ट्रक्चर ट्यूनिंग भी कहते हैं। अगर एक कंपाउंड का बैंड स्ट्रक्चर आपके पास आया है, ठीक है, आप उसकी एक लेयर लगा के देखें, फिर उसके ऊपर एक और लेयर लगा के, फिर तीसरी लेयर लगा के, तो इस तरह आप लेयर्स लगाते जाएंगे तो बैंड स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती जाएगी, ठीक है, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजिंग आती जाएगी। तो इस तरह करके भी आप अपना पेपर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। फिर इंटरेक्शन विद अदर कंपाउंड है, जैसे आपने कोई मटेरियल बनाया है, उस पर कोई और होस्ट एटम आप ले सकते हैं, जैसे लिथियम ले सकते हैं, और डिफरेंट जो भी कंपाउंड है, जैसे गैस सेंसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। फिर एक कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं कि जो डिफरेंट फंक्शनल हैं उनके थ्रू, और जो डिफरेंट आपके जो रिज़ल्ट आए वो प्रीवियस रिज़ल्ट से कंपेयर करके भी आप पेपर अपना पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले इसकी गाइडेंस आपको मिलती है, जिसके थ्रू आप पब्लिश करने चाह रहे हैं। उसके आप पेज पे जाएं, पब्लिशर्स के पेज पे ऑथर का सेक्शन बना होता है, वहाँ पर सारी आपको गाइडलाइन मिल जाती है। अच्छा, जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, और ना ही किसी भी किस्म के AI की हेल्प लेनी है, कि ये भी प्लेजरिज्म में काउंट होगा। उसके बाद जो आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं उनको आपने करेक्टली मेंशन करना है, ठीक है, और रेफरेंसेस, अच्छे रेफरेंसेस आपने यूज़ करने हैं, और जहाँ पर आप यूज़ करें वहाँ पर उस बात का लिंक बन भी रहा हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने बस लाइंस पे उठा के आपने छाप दिए रेफरेंसेस। उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि उसके रिलेटेड बाद में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो आपने उन्हें डिफेंड करना होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारी राय की तरफ, बोनस टिप्स। तो बात यह है कि आप जब रिसर्च पेपर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करें कि आप कोई भी एक रिसर्च पेपर जो लेटेस्ट हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 चल रहा है, तो 24 में एक पेपर पब्लिश हो, तो उसको आपने लेना है, ठीक है।
अब देखना है कि उसकी क्या सारी प्रॉपर्टीज़ उसने निकाली हुई हैं या इससे पहले वो डिस्कस हुई हुई हैं। उसमें से एक प्रॉपर्टी आपने फ़िक्स कर लेनी है, ठीक है, कि जिस पे काम ना हुआ हो उसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद इसी पेपर को लेना है, इसको रीफ्रेज करना है, ठीक है। अब ये वो काम बता रहा हूँ जो मेजॉरिटी आपकी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च सो कॉल्ड है, जो हमारे रिसर्चर कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल ऐसी है, और ये रास्ता उन्हें सुपरवाइज़र ही सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने वो पेपर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी उसमें करनी है ऐड करने के बाद आपने उसे कर देना है पब्लिश, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल मतलब आप ये कह लें कि एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मगर इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग अच्छे से रिसर्च करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि आप जो भी एक स्पेसिफ़िक टॉपिक ले रहे हैं उस पे आपको अच्छा खासा स्टडी करना पड़ेगा। आपको कम से कम 50-60 पेपर स्टडी करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक पेपर लिखने के काबिल होते हैं, अगर आप सही तरीके को फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपने खाली काम निकालना है तो ये तरीका बेस्ट है। क्विल बोल्ट एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप फ्री में रिफ्रेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लेजरिज्म चेक करें, प्लेजरिज्म के बाद जो भी लाइंस कॉपी पेस्ट में आ रही हैं उनको रिमूव कर दें, बाकी आपका चल जाएगा। यही काम आज की डेट में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हो रहा है, और बड़े फ़ख्र से वो हर कॉन्फ्रेंसेस में आपको बता रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ किया, जबकि बिल्कुल ये चीज़ यूज़लेस है। आई होप सो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।